नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सरकार बढ़ा सकती है चीनी की एमएसपी। फूड सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, चीनी इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर पैनल गठन की जरूरत है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर। 90 के नीचे लुढ़कने के बाद ब्रेंट में आई निचले स्तरों से खरीदारी। भाव 3% चढ़कर $93 के करीब पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति की यूक्रेन को धमकी देने और सप्लाई रोकने से चढ़े भाव। कॉमेक्स पर 29 महीने के लोज पर यहां सोना और एमसीएक्स पर 8 महीने के लोज पर कारोबार। एमसीएक्स पर 49,500 के करीब पहुंचे भाव। अमेरिका में आज दरें बढ़ने की संभावना से बना दबाव। मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में आई तेजी। भाव 4% चढ़कर 3800 रिंगिट के आसपास पहुंचे। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से कीमतों को मिला सपोर्ट। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं और अगर बात करें इस साल जनवरी में कीमतों में जबरदस्त तेजी के कारण सेबी ने 7 एग्री कमोडिटीज पर वायदा ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन अब कीमतें अपने हाई से काफी कम हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। मॉनसून अच्छा रहा है और बुआई के इलाके में भी हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। कुछ कमोडिटीज के भाव तो अपने ऊपरी स्तरों से आधे हो चुके हैं। इसी पर इंडस्ट्री, सरकार और सेबी दोनों से वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगी जो है उस पर हटाने की मांग पर हमने इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आज गेस्ट मौजूद हैं। हम यहाँ पर सभी गेस्ट को जोड़ना चाहेंगे और सबसे पहले बीरेन वकील जी जो पैराडाइम कमोडिटी से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? काफी सारी अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं, काफी सारे नॉइसेज हैं, बहुत एसोसिएशंस ने यहाँ पर लेटर लिखी है। कैसे रीड करते हैं आप इन सबको? स्पेशली एडिबल ऑयल सेक्टर में जो लार्ज स्लम्प आया, जो मैसिव करेक्शन आया है, तो जो भी लोग के पास हेजिंग की टूल नहीं थी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा होगा। जो लार्ज कॉर्पोरेट डेस्क है वो तो शिकागो में या मलेशिया में हेज कर सकते हैं, बट जो छोटे लोग हैं, मध्यम लोग हैं, उनको हेजिंग का टूल नहीं है। दूसरा, किसानों को और बहुत सारे लोगों को प्राइस डिस्कवरी का यानी फॉरवर्ड गाइडेंस प्राइस का कोई रेफरेंस भी नहीं मिलता। और मैं थोड़ा अगले सीजन से ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी कमोडिटी अभी कुछ तो एमएसपी से नीचे चल रही है या नज़दीक आ गई है और बहुत अच्छे मानसून के कारण आगे एमएसपी से नीचे चले जाएगी, तो गवर्नमेंट पे प्राइस सपोर्ट का फिस्कल प्रेशर भी आएगा। अगर वायदा फिर से चालू हो जाए तो ये प्रेशर मार्केट ले लेगा गवर्नमेंट के बदले। तो इस हालात को देखते भी अभी ये इट इज नाउ हाई टाइम टू रिज्यूम फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन एग्री मार्केट्स। जी हाँ, जो एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया था उसको ऐसे ही नहीं कि इस इंडस्ट्री ने सराहा नहीं था और अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि ना हमारे पास कोई बेंचमार्क प्राइस है, ना कोई रेफरेंस प्राइस है और ना ही हेजिंग करने का कोई मैकेनिज्म है उस वक्त जब यहाँ पर भावों में इतनी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है और नई फसल जो है वो बाजारों में धीरे धीरे आनी भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर अब रविशंकर मंथा भी हैं जो कि एग्रिस डेटा से हैं, अनिल चटर्जी MOPA से हैं और नरेंद्र वाधवा CPI से भी जुड़े हैं इसी पर बात करने के लिए, क्योंकि इन सभी ने इन सम सेंस यहाँ पर भावों में उठापटक देखी है और एक रिप्रेजेंटेशन भी सरकार को काफी एसोसिएशंस की तरफ से गया है कि यहां पर अब वायदा को शुरू किया जाए। नरेंद्र जी, आप पहले बताइए कि क्या कुछ इस पे काम चल रहा है क्लियरली सीडैक कमेटी के द्वारा या CPI के थ्रू? आप किस तरह से यहां पर रेगुलेटर या मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं? धन्यवाद मनीषा जी। जैसे आपने पहले कहा कि कई कीमतें जो कि इन्फ्लेशन में काफी ऊपर रेट हो गए थे, आधे रेट हो गए हैं और MSP से काफी नीचे चल रहे हैं। तो देखिए, सीडैक कमेटी है अभी आगे अक्टूबर में फर्स्ट वीक के अंदर, तो हम उसको वहां पर भी टेकअप करेंगे एज ए CPI और हम कंटिन्यूअसली मिनिस्ट्री में भी जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि कमोडिटीज बैन होनी चाहिए, तो हमने दोबारा उनको रिक्वेस्ट करी है कि इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है या आगे लगता है। और वैसे भी मैं बोलना चाहूंगा कोई बहुत स्टडीज हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से, कि क्या इसके अंदर लिंक है डेरिवेटिव जो फॉरवर्ड के प्राइसेस होते हैं और स्पॉट प्राइसेस, और हर एक स्टडी ने यही कहा है कि कोई लिंक नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वही स्पॉट प्राइसेस को डिटरमिन करती है। मनीषा जी, मैं यहाँ एक और बात बोलना चाहूंगा कि कई स्टडीज जैसे हमने इकट्ठी करवाई हैं
तो एनसीडीएक्स के साथ एक और आईआईएम के प्रोफेसर हैं, उनकी स्टडी को हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था। उनका भी जो स्टडी है उसमें उनका यही कंक्लूजन है कि देयर इज नो एविडेंस व्हिच कैन शो दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन the derivative prices and the spot prices। तो हमने इन्हीं सारे तर्कों को दोबारा मिनिस्ट्री में बोला है, जो मिनिस्टर्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, तो उनसे हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को, क्योंकि हमारे को क्या लॉन्ग टर्म देखना है, तो उनको सबको समझाना पड़ेगा कि ये जो पुरानी सोच है इसको हमारे को बदलना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन है, सारी गवर्नमेंट्स अपना अपना एक्शन ले रही हैं, किसी ने एक्सपोर्ट बैन करा, किसी ने इंपोर्ट बैन करा, बट कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने अपना डेरिवेटिव, जो कमोडिटी डेरिवेटिव है उनको बैन करा। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये बैन करा है। तो हम इसको सीडैक के अंदर भी दोबारा लेने वाले हैं और गवर्नमेंट से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है। मेरे को लगता है कि 2-3 कमोडिटीज जो हैं वो जल्दी इंट्रोड्यूस होंगी। एब्सोल्युटली। रवि, ये सवाल आपसे है, और ये पहली बार नहीं है जब हमने यहाँ पर बैन आता हुआ देखा है। क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हमेशा ही इंडस्ट्री ने यहाँ पर मानी है, पर उसे काफ़ी हद तक यहाँ नज़रअंदाज किया गया है और हमने बार बार यहाँ पर बैन्स आते हुए देखे हैं। जैसे बात किया गया और जैसे नरेंद्र जी ने भी कहा कि स्टडीज़ यहाँ पर काफ़ी की गई हैं और ये पहली बार नहीं है कि एक और स्टडी यहाँ पर की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग कर सकें? मनीषा, धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले आई थिंक द मेन मुद्दा जो कमोडिटीज को और जो गवर्नमेंट को फोर्स करता है इस तरीके के डिसीजन को लेने के लिए, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, राइट। जो गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में जब तक कमोडिटीज एक्सचेंजेस को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक उसके साथ में फुटबॉल खेला जाएगा। आप यही अगर आप देखेंगे, जैसे बीएसई है, एनएसई है, those are considered as institution of national importance। इसलिए चाहे वहां कितना भी स्कैम हो, जो भी हो जाए, बट हमेशा गवर्नमेंट इज कमिंग बैक एंड ensuring to strengthen them। That is the kind of an importance that the government and the officials and the regulators have to give the commodity markets। Now, if we dream and aspire to be achieving 10% of the global trade in agriculture commodities, how can we do that if we do not have a robust risk management institution? Right? That is the biggest issue। The issue is not only within the government, but within the ecosystem। Corporates, we have many corporates who are afraid to come on the exchange। They said commodity market is nothing but a satta bazaar। So it is important that effort has to be made right from the government to create and say that no, these are institutes of national importance। They are very important element, and we will do everything to bridge the trust deficit within the players, within the ecosystem, within the government machinery। Then we will never get onto the concept of banning ever again। That is the part that we need to take। जी हाँ, एब्सोल्युटली एक ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको यहाँ पर वो गैप क्लियर करने की जरूरत है। और जैसे रवि आपने काफ़ी इंपॉर्टेंटली कहा कि जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनका यहाँ पर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी एक बाजार में क्रेडिबिलिटी लेकर आएंगे। अनिल जी, ये सवाल आपसे है, कई बार जब ऐसा होता है कि भाव ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तो वेस्टेड पार्टीज जो होती हैं, जो उस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से नुकसान कर रही होती हैं, वो बाजार में बड़े लंबे तौर से बहुत नॉइसेस करने आती हैं और उसकी वजह से सरकार को कभी कभी एक्शन भी लेना पड़ता है, और हमने ये बहुत बार होता हुआ देखा है। आप कैसे देखते हैं उसे? क्योंकि हमने काफी हद तक खाने के तेलों में वो दिखा, जब कॉटन के भाव ऊपर चढ़ने लगे तो लोगों ने वही कहा कि अरे कॉटन के भाव तो फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करते। अब कॉटन के भाव 40% गिर चुके हैं, तो वही लोग कह रहे हैं कि प्लीज कॉटन को यहाँ पर ट्रेड करने दिया जाना चाहिए। तो क्लियरली हम बहुत सारे इस तरह के तर्क बाजार में उठता हुआ देखते हैं। ऐसा नहीं है कमोडिटी बाजार की वजह से कोई बड़ी तेजी मंदी, वो तो हेल्प करता है कमोडिटी बाजार को कंट्रोल करने में। आप सोचे कि जब बंद किया गया था उसके 6 महीने बाद भी ऑयल सीड में या ऑयल में कोई मंदी नहीं आई थी। उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट घटा तो ही यहाँ पे मंदी आई। तो ये तो किसान, उपभोक्ता और उद्योग का एक सेतु है कमोडिटी बाजार को। प्राइस डिस्कवरी जो लोगों को देख पाते हैं कि आने वाली फसल क्या होगा। अभी हमारे पास 35 लाख टन सरसों पड़ी है, 30 लाख टन सोयाबीन पड़ा है, 125 लाख टन सोयाबीन तैयार सामने खड़ा है, 80 लाख टन मूंगफली खड़ी है। इस साल बारिश इतनी बढ़िया हुई है कि रबी की क्रॉप भी सरसों 125 लाख टन होने जा रही है। ऐसे में जब तक ये कमोडिटी बाजार चालू नहीं होगा, वायदा बाजार चालू नहीं होगा, सब चीजें एमएसपी के नीचे चले जाएगी। आने वाले टाइम में क्रॉप आने में ही दिक्कत आएगी। जो अपना सपना है ना ऑयल सीड का, उसमें बहुत तकलीफ आएगी। वर्ल्ड में कहीं पे भी तेजी मंदी इंडिया से भी ज्यादा बाहर भी आई है।
लेकिन कहीं पे भी कमोडिटी मार्केट को बंद नहीं किया गया। और रही बात, कुछ समय के लिए कुछ जगह वर्ल्ड लेवल पर भी होता है कि कुछ कमोडिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, जो कि जायज या नाजायज होता है, लेकिन रेगुलर अगर देखें तो ये प्राइस आउटलुक का बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, इसको चालू रखना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को भी, ट्रेडर को भी, किसान को भी, उपभोक्ता को भी, सबको फायदा है इसमें, ये मेरा मानना है। जी हाँ रवि, जैसे नरेंद्र वाधवा जी ने भी पहले कहा कि जहां तक ग्लोबल लर्निंग्स हैं, आपने भी कहा कि वहां पर ऐसा हम कुछ भी होता हुआ नहीं देखते हैं, तो क्या एंड बिकॉज काफी सारे जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हैं, क्या ये एक और लर्निंग है जो हमें लेने की जरूरत है? Is that a question to me? हाँ जी, या रवि। Yeah, sorry. Absolutely. See, आप देखेंगे, I mean, if you want to look at the global markets, whether it's Dalian was a commodity exchange which came in probably about 2 decades back. But हमारे यहाँ पे we don't have a benchmark reference point for the domestically grown agriculture commodities. So it is important, rightly said by the previous gentleman on the panel, that we are the only country in the world where we keep banning these contracts now and then. We are so irregular with them. The point here is that unless and until we create a robust risk management platform wherein the ecosystem partners can offload the risk, it is practically impossible for us to be a global leader in agriculture trade, which is what the dream of the Prime Minister is. He wants us to be feeding the entire world. But how do we do that? हम वो कैसे कर सकते हैं जब तक हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स नहीं है? इट्स इम्पॉसिबल. That is a very important learning that we need to draw from the global market, not to get into this ban. We have to ban the ban. And that can happen, like I said earlier, only when we cover the trust deficit. That is the biggest issue. आई थिंक वो आपकी लास्ट लाइन एक पंच लाइन है रवि, जहां पे आपने कहा कि हमें बैन को बैन करना पड़ेगा तभी ये बाजार यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल आपसे यहां पर, तो क्लियरली काफी कुछ करने की जरूरत है, सभी तरफ से अटकलें हैं, सभी लोग अपना यहां पर जोर लगा रहे हैं कि फ्यूचर्स वापस आए। आप कैसे देखते हैं अब इसे आगे जाता हुआ, और आपको लगता है कि नई फसल बाजार में आने से पहले हम ये कुछ कर पाएंगे? क्योंकि जब तक नई फसल बाजार में आएगी, बाजार को डर है कि किसानों ने बोया तो यहाँ पर हायर प्राइसेस पे था, लेकिन अब वो बेचेंगे मच लोअर प्राइसेस पे। मनीषा, ये मेरे लिए है जी। देखिए, जैसे रवि जी ने बोला, 2003-4 में जब ये कमोडिटी एक्सचेंजेस बने थे, तो जो ये वॉलेटिलिटी है प्राइसेस को, इसी को हेज करने के लिए एक्सचेंजेस बनाए गए थे। अगर हर एक मूव के अंदर हम कमोडिटीज को बैन करेंगे या सोचेंगे इसका फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, तो फिर हम बड़ा इसका प्रोस्पेक्टिव नहीं ले रहे। अभी नीति आयोग ने कहा है कि हमारे को पानी को, जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी को भी हमारे को इंट्रोड्यूस करना है एज ए कमोडिटी। तो बाहर के देशों के अंदर, डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अच्छी तरह से यूज होते हैं फार्मर्स के लिए। तो मेरे को लगता है इसकी ये बहस के अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि ये इस बार फायदा होगा कि नुकसान होगा, एक फसल के अंदर क्या होगा, इसके बारे में चर्चा ना करके हमारे को ये बोलना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए सारे इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स को कि इसका बहुत फायदा है लॉन्ग टर्म के अंदर, और जितने भी हमारे को कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इसका यूज करना चाहिए, स्पेशली एग्री कमोडिटीज के अंदर। मनीषा जी, एक और चीज है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी, इसके अंदर मैकेंजी की स्टडी है 40% विल कम फ्रॉम द कमोडिटीज मार्केट। तो हमारे को पूरा सिस्टम रोबस्ट बनाना है, उसके अंदर कमोडिटीज मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल है। एब्सोल्युटली। और जैसे रवि ने कहा, मैं उस लाइन से बिल्कुल स्टिक ऑन कर रही हूँ कि बैन द बैन, और यही हमारी चर्चा आगे जाके भी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल भी होने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। हमारे साथ बीरेन वकील जी हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक भी हैं। शो में आगे बढ़े, दर्शकों को जोड़ें, उससे पहले आपके टॉपिक्स भी जानना चाहेंगे, और एग्री की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन प्रीतम, बहुत बड़ा इवेंट है आज, यूएस फेड की मीटिंग, और उसके पहले कैसे देखते हैं बाजार और आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? मनीषा, मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी आज के मैं आपके साथ कॉल डिस्कस करूंगा, ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे वाले कॉल रहेंगे, क्योंकि इवेंट बहुत ही बड़ा है। एंड स्पेकुलेशन, पहले मेरे को लगता था सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट और 100 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी,
2-3 शो में मैंने ये भी देखा कि कहीं 50 बेसिस पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है कि फेड को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एज फार एज सरप्राइजेस को। तो उसके हाल फिलहाल उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी मेरे हिसाब से। हमको लगता है कि जो अभी यूक्रेन वाला न्यूज भी अभी डेवलप हो रहा है, रशिया का दे आर मोबिलाइजिंग फोर्सेस, तो उसके हिसाब से हमको लगता है कि गोल्ड सिल्वर में वापस इंटरेस्ट ऑब्वियसली आ ही सकता है। तो इंट्राडे बेसिस पे आप गोल्ड यदि 49,350 के लेवल पे आ जाता है, यहाँ से करीबन 50-60 रुपए नीचे आप वहां से बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 49,200 का, टारगेट प्राइस 49,550 एंड 600। बट हाँ, जरूर स्टॉप लॉस लगाइए बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। और दूसरा हमारा जो कॉल है वो सिल्वर में है। हमें लगता है कि थोड़ा सिल्वर एक बार वापस 57,000 लेवल टच कर सकता है, वहां पे बाय करके चल सकती है। 56,500 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट प्राइस रखिए 57,750 का। मनीषा, और एक एक्स्ट्रा अपना कॉल है वो है क्रूड ऑयल में। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में जो अभी न्यूज के चलते वापस बाउंस बैक आया है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है आपको वापस शॉर्ट सेल करके चलने के लिए। लाइक आई सेड, प्योरली ट्रेडिंग कॉल है। 69-60 के लेवल के आसपास आता है तो वापस शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 7050 के लेवल पे लगा के चलिए और टारगेट प्राइस है 6840 एंड फिर है 6800 का लेवल। वेल, आप लोग तो आज 11:30-12 बजे से पहले सोने वाले भी नहीं है शायद, क्योंकि यूएस फेड मीटिंग जब आएगी तो उस टाइम पे कमोडिटी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पर सब जारी होंगे और एक नीजोक रिएक्शन हम तभी बनता हुआ देखेंगे भी। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं बाजार को और आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? यहाँ मोमेंटम एंटिसिपेटरी ट्रेड के हिसाब से मैं जिंक बाय करना प्रेफर करूँगा करंट लेवल से भी। ये थोड़ा एग्रेसिव कॉल है 279-280 के आसपास और इसका लक्ष्य रहेगा 289-292। 2-3 दिन की अवधि रहेगी। स्टॉप लॉस 275 का रहेगा। दूसरे कोई कॉल आज नहीं है क्योंकि बुलियन को मैं अवॉइड करूंगा। वो पॉवेल साहब की स्पीच के बाद क्लैरिटी आएगी। ऑलराइट, ऑफ कोर्स जैसे कहा गया है कि काफ़ी उठापटक वाली मार्केट रह सकती है, तो रिस्की ट्रेड्स वहाँ पर आपके सामने हैं। बहुत कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करिए। हमारे साथ लेकिन अब हरियाणा से राज यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार राज, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? बढ़िया मैम, गुड इवनिंग जी। आज मैंने एक सेल किया है क्रूड 6850 पे। ओके। और एक एनजी बाई किया 618 पे। ओके, एनजी में तो आप मैं अपने धीरेन वकील जी से ही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जो करते हैं ना काम, उनके मतलब राय से ही करते हैं तो उल्टा हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है हमेशा। तो एटलीस्ट आज के लिए ये बताएं कि एनजी और क्रूड में क्या हो ताकि कुछ प्रॉफिट हो सके प्लीज। एनजी में तो आपने जो खरीदा है वो आप इन द मनी है, क्योंकि भावों में हमने एक रिबाउंड आते हुए देखा है 3.5% का। कच्चा तेल ऑफ कोर्स यहाँ से एक रिबाउंड लिया है जहाँ पर आपने बिकवाली करी है, तो वहाँ पर कुछ नुकसान के साथ आप यहाँ पर खड़े हैं। बीरेन जी, पहले आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे करेंगे अपने ट्रेड्स? दोनों ही काउंटर क्रूड और गैस, ये दोनों ही बेसिकली बेटिंग मार्केट है। और जैसे क्रिकेट में होता है कि एक सिक्सर जाए तो 5 पैसा गिर जाए और विकेट गिरे तो 5 पैसा बढ़ जाए, उसी तरह का ये मार्केट है और सिर्फ हेडलाइन पे चलता है। तो आज के दिन जो अभी पुतिन साहब का ऐलान आया मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, तो ये देखते हुए जैसा लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी एनर्जी में ज्यादा आएगी। हालांकि ओवरऑल मैं इसमें बेरिश हूँ, बट वो आज की पॉवेल साहब की मीट के बाद मैं कॉल लूंगा और वो यूजुअली क्रूड ऑयल में बेरिश कॉल में लूंगा। गैस स्टिल काफी वॉलेटाइल है, उसकी वॉलेटिलिटी जो लोग ब्रॉडर फ्रेम में देखते हैं इसको, मींस यूरोप, यूके, अमेरिका सबको, तो ये बेसिकली रिटेल सेगमेंट के लिए ये प्रोडक्ट फिट ही नहीं है। फिलहाल अब यहाँ पर बिकवाली की राय कच्चे तेल में जारी रह सकती है, थोड़ा सा रिबाउंड है और दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आपको इन अपटिक्स पर बेच के काम करना है। हमारे साथ अब अमरेली से संदीप मौजूद हैं फोन लाइन पर। नमस्कार संदीप, आपका सवाल क्या है? 53,500 में सिल्वर सेल है, तो क्या भाव आएगा, कब तक आएगा? आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है फिलहाल संदीप चांदी में? हाँ जी, सेल है। सेल है किन स्तरों पर? 53,500। 53,500, 53,500 पे यहाँ पर चांदी में बेच के काम किया हुआ है। उसके बाद चांदी में हल्का सा रिबाउंड है। प्रीतम, क्या राय देंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में 53,500 आपको बहुत इजीली मिलेगा ये लेवल।
उम्मीद यही है कि फेड के चेयरमैन आके आपको कुछ सरप्राइज देके जाएं तो फिर अलग बात है कि बोले 1% है और आगे का गाइडेंस भी बहुत ही हॉकिश रखें तो ही जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रैक आ सकता है सिल्वर में। बट 53,500 का लेवल मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अराउंड 56,500 का लेवल यदि आता है तो वहां पे निकल जाइएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ पे 57,750 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। ऑल राइट, तो मतलब एक नीजोक रिएक्शन है कि इमीडिएट टर्म में शायद नहीं आएगा, लेकिन जैसे कहा गया कि सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आज यूएस फेड में हम क्या रेट हाइक के तौर पर देखते हैं और आगे की नवंबर दिसंबर की कोई गाइडेंस निकल के आती है या नहीं। तो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज रात हमारे लिए, और काफ़ी रिएक्शंस और मूवमेंट्स हम यहाँ पर कमोडिटीज़ में आता हुआ देखेंगे, उस पर ज़रूर नज़र बनाए रखें। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बीरेन जी, प्रीतम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।